हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संसद की मतलब संविधान की बात कर रहे हैं। और इसमें हमें संसद की बात करनी है। क्यों? क्योंकि हम बाकी बात कार्यपालिका की कर चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल और कैग, इन सब की अभी हम बात कर चुके हैं। अब प्रमुख रूप से क्या है भैया, संसद ही पूरे कानून बनाने का अधिकारी है। संविधान के अनुसार तो उसको ही ये अधिकार दिया हुआ है कि संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। तो संसद की क्या, कैसे, क्या, सबसे पहले तो संसद होती क्या है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, किस किस को कह के संसद मिला के बनाई जाती है, कैसे क्या होता है, कौन कौन से हाउसेज होते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। फिर संसद की कैसी कार्य प्रणाली है, कैसे काम होता है, सारी चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले। और उसके बाद क्या है भैया, फिर हमारा ये संसद बहुत लंबा हो सकता है और इसको हमें पूरा देखना है कि एक आर्टिकल पे हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या सारी चीजें होने वाली हैं। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, संसद कैसा क्या है, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं इसको और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी हो जाए। हम 5वें भाग की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान का भाग 5 है हमारा ये। और भाग 5 में आर्टिकल 79 में क्या बताया संसद के बारे में, बताओ। तो संसद जो है, ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र देख रहे हैं, ये भारत में दिल्ली में संसद भवन बनाया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये पुराना संसद भवन है, नया संसद भवन अभी बनने वाला है, बिल्कुल है ना। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे अभी सारी चीजों पे। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्या हो जाए भैया, आपको पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पे इससे रिलेटेड हो जाए। ये देखो, नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ये नया संसद भवन होने वाला है भारत का। ये भी दिल्ली में ही बनना है ना। तो ये भी एक नया संसद भवन होने वाला और भव्य क्वालिटी का ये संसद भवन बन रहा है। पूरा अभी तैयार नहीं हुआ, तैयारी हो चुकी है उसकी बहुत सारी। संसद पे हमें डिस्कस करना है। तो संसद क्या होता है? संसद कानून बनाने की प्रमुख संस्था है। यहाँ पे कानून बनाने की प्रमुख संस्था कौन सी है? कानून बनाने की प्रमुख संस्था। ठीक है, कानून बनाने की प्रमुख संस्था है कौन? संसद। इसी से सारा के सारा क्या है, कानून बनाए जाते हैं भारत के। अब इस संसद में क्या क्या आता है, कौन आता है, इन सब पे हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले अगर हम बताएं आर्टिकल की हम अगर बात करें तो उससे पहले संसद को समझ लेते हैं। संविधान में आम चुनाव जो भारत का सबसे पहला हुआ वो कब हुआ? 1991-92 में, 1951-52 में सबसे पहली बार भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव करवाए गए। ठीक है, सो चुनाव होने के बाद संसद जो बनी सबसे पहली, ये कब बनी? अप्रैल 1952 में। सबसे पहली भारत की संसद जो अस्तित्व में आई आजादी के बाद भारत की, वो अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। ठीक है भैया। और संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 तक ये पूरे संसद के कार्य प्रणाली और संसद के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इसमें संसद के संगठन, उसकी संरचना, उसकी अवधि, अधिकारियों के बारे में, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, ये सारे के सारे प्रावधान 79 to 122 आर्टिकल में बताए हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के, अमेरिका की संसद में अलग माहौल है, लेकिन हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है तो वो संसद के लिए ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है। क्योंकि ब्रिटिश यानी अंग्रेज लोग जो हैं, ब्रिटिशर्स, ये शासन कर रहे थे हम पे, तो उनकी संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया। अमेरिका से हमने क्या लिया? अध्यक्षीय व्यवस्था ली हुई है। तो संसदीय व्यवस्था का पैटर्न भारत में कौन सा है? ब्रिटिश पैटर्न कहलाता है। ये ब्रिटिशर्स से हमने लिया हुआ है। ठीक है, अभी इस पर हम और अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है भैया? राष्ट्रपति क्या होगा? विधायिका का अंग नहीं होता है, ये याद रखना। क्या है भाई? राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता। कहां? अमेरिका में। लेकिन भारत की विधायिका का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। यानी कि संसद कैसे बनेगी? जिसमें सबसे प्रमुख जो है अभिन्न अंग के रूप में राष्ट्रपति होगा संसद में। इसके अलावा 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं। उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है और भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? संसद ही है। सरकार के संसदीय स्वरूप, सरकार की बेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या है? संसदीय स्वरूप को अपनाने के कारण बेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है ये ब्रिटेन का है, तो ब्रिटिश मॉडल इसको कहते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है कौन? संसद, याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े।
तो यहाँ पे संसद के गठन के बारे में आर्टिकल 79 में बताया है कि भारत में क्या होगी, एक संसद होगी। आर्टिकल 79, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद कहाँ बताया, तो संविधान में आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया कि भारत में क्या है, एक संसद होगी, एक ही होगी और नहीं होगी, ठीक है। तो एक संसद होगी, इनका गठन कैसे होगा, क्या क्या होगा, तो इसमें होगा एक संसद होगी जो राष्ट्रपति की तो हमने बात कर ही ली थी, और 2 सदन होंगे इसमें, राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनेगी। इसमें राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदनों के नाम बताए हुए हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये याद रखिएगा, उच्च सदन, क्या, उच्च सदन। अभी और डिटेल में हम इस पर बात करेंगे, आर्टिकल 80 में इनके बारे में ही बताया है। और लोकसभा जो है ये निम्न सदन कहलाती है, क्या कहलाती है, निम्न सदन। ये 2 सदन हो गए, एक उच्च सदन और निम्न सदन, ये 2 सदन से मिलके बनेगी आपकी संसद। यानी कि अगर हम संसद की यहाँ पे बात करें तो कुल मिला के देखो संसद कैसे बनेगी, 79 में बताया है संसद के बारे में, ये याद रखना है आपको, ठीक है। संसद, इन्होंने कहा कि संसद कैसी बनाई जाएगी, राष्ट्रपति और उच्च सदन, जिसको हम राज्यसभा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, राज्यसभा बोल रहे हैं, ठीक है। और निम्न सदन, निम्न सदन जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा, इनसे मिलके बनेगी। यानी कि ये जो है, ये तीनों आपस में ये क्या कहलाएंगे आपके, यही संसद कहलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये कहां बताया है, ये इस आर्टिकल 79 में बताया है। अब ये तो बता दिया कि संसद बनेगी कैसे, किसको संसद बोलेंगे, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिला के क्या है, संसद कही जाएगी। अब हमें भी पता तो हो कि भैया ये जो है उच्च सदन ये क्या होता है, या ये जो निम्न सदन है ये क्या होता है। इस पे भी तो हमने राष्ट्रपति महोदय पे तो बात कर ली बहुत अच्छे से, सबसे पहले ही बात करी थी, है ना। आर्टिकल 52 में ही राष्ट्रपति महोदय बताए गए थे, और उनकी सारी प्रणाली को हमने वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट पे, एक बार जाके देख लीजिए। तो उनकी तो बात कर ली, अब हमें इनको भी तो समझना पड़ेगा, उच्च सदन क्या होता है, निम्न सदन क्या होता है, कैसे क्या गठन होगा, है ना। तो संसद का गठन तो बता दिया 79 में, अब ये भी तो समझे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है भाई। तो चलिए बैक टू द पॉइंट, अब यहां पे डन, आगे बढ़े। आर्टिकल 80 ही है, ये बता रहा है राज्यसभा की संरचना के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उच्च सदन, द्वितीय सदन, ठीक है, उच्च सदन, द्वितीय सदन, और ये स्थायी सदन भी कहलाता है, स्थायी सदन, ठीक है। और भी अलग अलग नाम मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इस पे बात करें, राज्यसभा की संरचना कैसे क्या होगी, क्या होता है राज्यसभा में। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल 80 में लिखा है कि राज्यसभा में क्या होंगे, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा स्थान भरे जाएंगे, स्थानों का आवंटन होगा। वो कहां बताया है, चौथी अनुसूची के अनुसार। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन बताया है कि राज्यसभा में इस राज्य के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, किसका क्या कितना है। राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिनको क्या है, विशेष ज्ञान होता है, व्यवहारिक अनुभव होता है। कौन कौन से विशेष विषय हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा इत्यादि। इन सारे क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले लोगों को राष्ट्रपति, ऐसे कितने लोगों को, 12 लोगों को डायरेक्ट मनोनीत कर सकता है, चुनाव नहीं होते उनके, सीधे वो चुन लिए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ये भी यहीं पे है, कहाँ है, 80वें आर्टिकल में, ठीक है। चलो और आगे बात करें तो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कैसे होगा भाई। जैसे हम बात करें कि टोटल राज्यसभा की अधिकतम सीटें जो हैं, अधिकतम जो सीट संख्या है राज्यसभा की वो है कितनी, 250। अब 250 सीटों में से 12 लोगों को तो मनोनीत कर लिया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, बचे कितने, 233 सीटें। अब ये 233 सीटें जो हैं ये 28 राज्यों में विभाजित करी गई हैं,
है ना, कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी। तो उसके हिसाब से सबसे ज्यादा सीटें तो हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं सबसे ज्यादा राज्यसभा की। ठीक है, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो भैया मध्य प्रदेश में कितनी हैं, 11 सीटें हैं किसकी, राज्यसभा की। तो ये जिस राज्यों से जितनी सीटें हैं राज्यसभा की, वही यहां बता रहे हैं कि प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन। अब मान लो 31 सीटें यूपी की हैं, तो यूपी के जो 31 मेंबर राज्यसभा में जाएंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा बनाया। अभी तो ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के द्वारा जो निर्देशित किए गए लोग हैं 12 सदस्य हैं, है ना, और राज्य सदस्यों 248 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी, 250 होगा। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, 250। ठीक है, चलिए आर्टिकल 81, इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया है। लोकसभा कैसे होगी, क्या होगी, ये लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन, प्रथम सदन, ठीक है, पॉपुलर हाउस भी इसको ही कहा जाता है लोकसभा को। ठीक है, ये अस्थायी सदन भी होता है। ठीक है, अस्थायी सदन होता है। क्या कैसे होता है उस पर अपन डिस्कस करें तो देखो भाई, अभी हम इन दोनों को कंपेयर करके आपको बता देंगे तो टेंशन नहीं होगी। अनुच्छेद 331 ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब क्या है कि वो गड़बड़ है। अनुच्छेद 331 जो है संविधान का, उसमें बताया है कि लोकसभा में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्य 530 सदस्य होंगे और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्यों से मिलकर ये बनेगी। तो टोटल अधिकतम वैल्यू कितनी है, 550 जो है ये लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या है। पहले 552 हुआ करती थी, 2 वो हटा दिए गए एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग जो राष्ट्रपति नियुक्त कर लेते थे। तो 530 राज्यों से आएंगे और 20 कहां से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से ये सीटें आने वाली। तो टोटल 550 सीटें लोकसभा की होती हैं। ठीक है, कैसे चुने जाएंगे, ये डायरेक्ट इनके चुनाव होते हैं। प्रत्येक लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा, कैसी रीति से, कि किसी स्थान की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए क्या हो, एक ही हो। मतलब जो भी जनसंख्या के अनुपात में सारे देश में सीटें बांटी जाएंगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या लगभग समान हो, उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुसार ये ऐसा साथ एक ही हो, समान हो लगभग, जिससे लड़ाई झगड़े का काम ना हो। ठीक है भाई, डायरेक्ट चुनाव होते हैं। किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन प्रयोजन के लिए तब तक लागू ये नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। तो भैया 60 लाख से अधिक जनसंख्या अगर नहीं होती है तो उस राज्य से नहीं बढ़ाई जाएगी। इस अनुच्छेद में जनसंख्या से क्या, जनसंख्या कब की जनसंख्या की बात चल रही है, तो जनसंख्या की यहाँ पे जनगणना, पूर्ववर्ती जनगणना बताई है। अंतिम पूर्णवर्ती जनगणना, मान लो अगर चुनाव अभी 2024 में है, चलो 2024 में है, तो 2021 की जो जनगणना होगी उसको पूर्ववर्ती जनसंख्या के अनुसार सीटें विभाजित की जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, इसको फ्रीज करके रखा है, 2025 तक कोई सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, 2026 में ही बढ़ाई जाएंगी। समझ गए, चलो 82 अब देखो क्या है, ये आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो इसमें मजा नहीं आएगा। अब 2-4 चीजें अपन इधर डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक चीजों पे मैं यहाँ सीधा आपको बता देता हूँ ताकि आपको समस्या समाधान हो जाए। चलो यहाँ हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा ये आर्टिकल 80 में है। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं, इसको खिसका दूं मैं थोड़ा सा, यहाँ लोकसभा ठीक है, ये आर्टिकल 81 में। कुछ चीजें सीधी समझ लो। राज्यसभा सबसे पहले तो उच्च सदन भी कहलाता है, उच्च सदन है। ठीक है, उच्च। इसके अलावा ये बड़ा सदन भी कहलाता है। इसके अलावा ये स्थायी सदन कहलाता है, ये हमेशा याद रखना, स्थायी सदन। स्थायी सदन मतलब इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता।
किसको? राज्यसभा को। ये अस्थायी सदन कहलाता है। ये अस्थायी इसलिए होता है कि ये पूरा का पूरा भंग होता है हर 5 साल में। इसके कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होगा? 1/3 मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स जो हैं सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 सालों में क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्ष, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि 5 वर्ष तक चले, इसके पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। हमने राष्ट्रपति की एक पावर देखी थी, आर्टिकल 85 में बताई हुई थी कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा समाधान हो जाता है कि भैया अच्छे से सरकार काम नहीं कर रही है और उसको सलाह दी जाती है प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इनको 5 वर्ष के पहले या 5 वर्ष के पश्चात सभी के सभी सदस्य इनके रिटायर हो जाते हैं, हमेशा चुनाव होता है। ठीक है, तो ये अस्थायी सदन है, लेकिन इसके तो सदस्य रहते हैं, इसके सारे सदस्य इकट्ठे नहीं जाते, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्थायी सदन कहलाता है, इसलिए बड़ा सदन है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। कार्यकाल इनका होता है, सदस्यों का कार्यकाल इनके 6 वर्षों का, इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये याद रखिएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर राज्यसभा की बात करें हम भाई, तो राज्यसभा के जो हेड है महोदय, अध्यक्ष महोदय हैं या सभापति महोदय हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। 89 में बताया है सभापति और उपसभापति। ठीक है, इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 89 में इनके बारे में बताया है। इनके जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर, उप स्पीकर। ठीक है, तो ये 93 में बताया है। इनके बारे में हम डिस्कस, इनके अधिकारियों की बात करेंगे, कैसे क्या आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन यहां ही देख लेते हैं आगे। क्वालिफिकेशन है ना, यानी योग्यताओं की बात करें, योग्यताओं, इनकी योग्यताएं देखेंगे। ठीक है, ये हम लोकसभा लिख दे रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा लिख दे रहे हैं। ठीक है, योग्यताओं में बेसिक योग्यताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा। सबकी योग्यताएं अभी तक हम देखते आ रहे हैं। तो भैया सबसे पहली योग्यता तो ही शुड बी कोई सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यहां भी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना अनिवार्य इनके लिए भी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया है इन दोनों के लिए, तो इनको मिनिमम कितना होना मांगता है? 30 वर्ष इनकी मिनिमम आयु होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, कम से कम इनको 30 वर्ष का होना चाहिए राज्यसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष कम से कम आयु है। ठीक है, कम से कम। इसके अलावा भैया पागल दिवालिया ना हो, साथ ही साथ बहुत ही क्रूर मतलब अपराध जो है, जिनको अक्षम्य अपराध कहते हैं, ऐसे अक्षम्य अपराधों में भी ना लिप्त हो, ऐसे ही सेम टू सेम यहां भी पागल दिवालिया। इसके अलावा लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या भैया? लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, के पद पर नहीं होना चाहिए इनको भी यहाँ पे। अच्छा, ये तीसरी यहाँ पे सेम ही है ना, इनकी भी सेम ही है ये पागल दिवालिया वाली। चौथी क्या हो जाएगी? लाभ का पद इनका नहीं होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। याद रखो, बस केवल एक ही चीज में चेंजेस है यहाँ एज क्राइटेरिया में, क्योंकि अपर हाउस है तो 30 साल का इनका मिनिमम क्राइटेरिया बताया हुआ है। यहाँ पे लोअर हाउस 25 साल का मिनिमम क्राइटेरिया, बाकी लगभग सेम टू सेम आपकी क्या हो जाती है? क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद चूंकि राज्यसभा है तो राज्यसभा में तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। इलेक्शन की हम बात करें, इनका चुनाव, अच्छा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करना पड़ता है, तो नॉमिनेशन का याद रखो भैया, ये जो राज्यसभा का चुनाव होता है इसमें भी इन महोदय की 10,000 रुपए की जमानत राशि होती है जो आरबीआई को दी जाती है।
चेक स्वरूप, और ये आपकी जमानत राशि। अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं टोटल तो वो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। सेम टू सेम क्राइटेरिया इनका भी है। केवल पैसे की बात नहीं है, इनको 10-10 लोग, बड़े बड़े लोग भी चाहिए होते हैं, 10 प्रस्तावक और सपोर्टर, है ना, प्रस्तावक और समर्थक। अब चूंकि ये चुनाव ऐसा कैसा है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसका अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का होता है। हम तो वोट करते नहीं, करते हैं क्या वोट? हम नहीं करते वोट। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में ज्यादा कोई समस्या है नहीं, वही सेम प्रणाली है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को हो रही थी, अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, मतदान और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये इनकी चुनाव प्रणाली है। लेकिन भैया लोकसभा की अगर हम बात करें तो सेम टू सेम ये क्राइटेरिया तो वही है ना, इसमें बड़े लोग भी लगते हैं। अब चूंकि ये प्रत्यक्ष है, याद रखिए चुनाव प्रक्रिया इनकी प्रत्यक्ष होती है, तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डायरेक्टली हम वोट करते हैं इन महोदय को, तो इसमें हमारा सपोर्ट भी जरूरी है, लोगों का सपोर्ट, भरमार लोग जाते हैं तो वो चीजें बाकी सेम टू सेम, पैसे ऐसे आरबीआई वाला, चुनाव की जमानत राशि जब्त हो जाना इत्यादि, वो सारी चीजें वही। अब इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनको सीधा हम वोट करते हैं 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है, जिनको मतदान करने योग्य माना गया है। मतदान करने योग्य 18 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को माना गया है, कुछ लोगों को छोड़ के जो पागल दिवालिया हो उनको, है ना, मानसिक विक्षिप्त हो उनको, या फिर केस जो आपराधिक बहुत ज़्यादा अक्षम्य केसेस हैं उनको, ऐसे लोगों को छोड़ के लगभग सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये इनकी चुनाव प्रक्रिया हो जाती है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें कोई समस्या समझ में आ रही है क्या? मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत इसमें होगी, बहुत ही ईजी वे में हमने इसको डिस्कस किया है, आर्टिकल वाइज समझने से अच्छा। ठीक है, अब देखो क्या है अध्यक्ष महोदय की बात कर ले हम, तो इनके जो सभापति महोदय हैं, सभापति महोदय की हमने बात करी थी, सभापति और उपसभापति के बारे में जो है अनुच्छेद 79 में बताया हुआ है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो राज्यसभा चूंकि बड़ा हाउस है तो उनके बारे में बताया है 89वें अनुच्छेद में। सभापति महोदय तो ये सीधे सीधे उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभापति है। अब चूंकि वो इसके सदस्य थोड़ी ना है, जबकि यहाँ पे लोकसभा में जो आर्टिकल, अच्छा हम इधर बात जो सभापति कर रहे हैं वो आर्टिकल 89 की कर रहे हैं, है ना, सभापति उपसभापति। यहाँ पे वो 93वें आर्टिकल में है। स्पीकर बोलते हैं इनके हेड को, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं इनको। तो भैया स्पीकर महोदय जो है ये यही सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चुनाव होता है बाकायदा इनका, और होता क्या है देखो, जैसे लोकसभा के सारे चुनाव हो गए। अब लोकसभा में पार्टी वगैरह समझ में आ गई कि किसको बहुमत मिला, किसकी सरकार बनने वाली है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि इन सारे सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कोई वरिष्ठ व्यक्ति होता है जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर सभी को, सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलाने का काम करता है। उसके बाद फिर क्या होता है? तय होता है कि भैया जो भी रूलिंग पार्टी है, जो बहुमत दल वाली पार्टी है, उसमें से किसको हेड बनाया जाएगा। तो वो व्यक्ति चुने जाते हैं एज अ स्पीकर। किसके? बहुमत दल के। बहुमत दल का व्यक्ति आपका कौन चुनाया जाएगा? स्पीकर चुनाया जाएगा। लेकिन पहले तक क्या था? ऐसा प्रावधान था कि स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर होता है, उपसभापति महोदय या उप स्पीकर महोदय। सो इनकी अनुपस्थिति में ही काम करते हैं उप स्पीकर। तो होता यह था कि पहले तो जो पार्टी है वो उसी का व्यक्ति बन जाता था बहुमत वाला, लेकिन फिर कुछ समय में संशोधन किया गया 83 के बाद, 1993 में कुछ चेंजेस आए और यहाँ पे बात रखी गई कि यार क्यों ना स्पीकर किसका बनाया जाए? सत्ता दल का, और विपक्षी दल का क्या हो? उपसभापति हो, ताकि थोड़ी सी तो बनी रहे, माहौल अच्छा रहे। तो उपसभापति यहाँ पे जो बनाए जाएंगे या उप स्पीकर महोदय, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये विपक्ष के होते हैं, ठीक है। यहां सभापति महोदय चूंकि सदस्य ही नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, तो इनको चुनाव इत्यादि की व्यवस्था ही नहीं।
ये चुनाव नहीं करते, पार्टिसिपेट में वोटिंग वगैरह नहीं करते। क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो है ही नहीं ना इसके। लेकिन यहाँ स्पीकर महोदय को क्या है, यहाँ पे वीटो दिया हुआ है। इनको वीटो के अलावा इनको स्पेशल बहुमत भी दिया गया है कि जब भी कभी निर्णायक मत जिसको बोलते हैं, तो निर्णायक मत देने का अधिकार इनको है। ये मत यहाँ पे उपसभापति महोदय को है, क्योंकि वो भैया सदस्य के ही मतलब सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और सदस्यों में जो बहुमत वाले लोग हैं, बहुमत दल से चुने जाने वाले व्यक्ति उपसभापति होते हैं। तो ये एक्चुअल व्यक्ति होते हैं, अधिकार इनके पास ही होते हैं, है कि नहीं। लेकिन सारे नियम कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार सभापति महोदय को होता है। यहाँ पे राज्यसभा में स्पीकर महोदय को होता है, फिर उपसभापति होता है, और इनके बाद एक इनका 10 सदस्यीय मंडल होता है। ये 10 सदस्यीय मंडल इसलिए कि मान लो कभी सभापति महोदय नहीं है तो उपसभापति महोदय। अब हो सकता है कभी दोनों छुट्टी पे हो, तो कौन फिर प्रोसीडिंग करेगा, काम कौन करेगा? तो ये जो मंडल बनाया जाता है इनका, वो 10 सदस्यीय मंडल में से किसी ना किसी को हेड बनाया जाता है। यहाँ भी सेम टू सेम लोकसभा में वही होता है ना। तो चुने हुए सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, हाँ, अध्यक्ष बना दिया जाता है उस दिन की प्रोसीजर के लिए। कोई दिक्कत परेशानी, ये चीजें समझ में आ रही, कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं हो रहा है। अभी हमको संसद की प्रक्रिया भी समझनी है। उससे पहले यहाँ पे हम आर्टिकल्स थोड़े से और देख लें ताकि आपको चीजें समझ में आए। प्रत्येक जनगणना के पश्चात फिर से समायोजन होगा, मतलब हर जनगणना के बाद देखा जाएगा कि सीटें बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, लेकिन इसको अभी रोक दिया गया है। ठीक है, चलिए 82 के बाद यहाँ पे ये यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के बाद अगले 25 वर्ष तक यानी कि 2026 तक के लिए ये रोक दिया गया है कि अब आप क्या करेंगे, सीटें 2025 तक फ्रीज कर दी गई, 2026 में ही सीटें जो है बढ़ाई जा सकेंगी। ठीक, इसके बाद ये 83वां है, यहाँ पे संसद के सदनों की अवधि बताइए कि संसद के सदन कितनी अवधि के लिए लगेंगे। तो सदन की आपकी बात करें तो राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, ये स्थायी सदन है जिसकी हमने बात कर ली है, किंतु उसके सदस्य यथासंभव क्या है, 1/3 सदस्य लगभग क्या करे जाते हैं, हर 2 साल में क्या किए जाते हैं, इनका सेवानिवृत्ति कर दी जाती है, इनको रिटायर कर दिया जाता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का है, ये इधर बताया है आपका। इसके बाद राज्यसभा के बाद लोकसभा की बात है, ये अस्थायी सदन बताया है। इनके सदस्य, पहले तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनके सदस्यों का भी 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को अगर लगता है तो 5 वर्ष के पहले भी वो भंग कर सकते हैं, हमने बात करी थी, और न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल लग गया तो संसद क्या करेगी, विधि के द्वारा, संसद तो बची रहती है, तो संसद क्या करेगी, विधि के द्वारा 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। ठीक है, आपातकाल उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 83 में क्या है, दोनों के कार्यकाल को बताएं। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं बताई हुई हैं। संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा के लिए क्या क्या आपको योग्यताएं चाहिए, जो हमने वो टेबल में देख ली सारी चीजें। जी हाँ, चलो तो सदस्यों की अहर्ता की बात करें, राज्यसभा भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ये देख लिया। शपथ लेगा क्या कि भैया भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये तभी बनाया गया था संविधान लागू होने के बाद, पहली बार जब चुनाव हो गए थे उसके लिए। उस समय राज्य में मतदाता पंजीकृत होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। ये 1951 में लिखा है कि राज्यसभा की लिए जहां से वो खड़ा होना चाहिए, जिस राज्य की सीट से, तो वहां वो पंजीकृत मतदाता वहां का होना चाहिए। ये हालांकि इस चीज को हटा दिया गया कब, 2003 में यह घोषणा कर दी गई कि यह प्रावधान किसी भी भारतीय नागरिक की, अब भाई बोल तो दिया कि कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक जरूरी थोड़ी है कि आपके राज्य का ही हो, कहीं का भी हो तो चल जाएगा। तो 2003 में इसको हटा दिया गया। अब आप को ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा के लिए उस राज्य का मतदाता होना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा के लिए हमने बात करी थी 25 साल की आयु कम से कम होनी चाहिए। उसने भी सच्चा विश्वास, निष्ठा इत्यादि संविधान के प्रति रखना है, और साथ ही साथ संप्रभुता और अखंडता भारत की बनाए रखना है। उसके पास योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, संसद के कानून निर्धारित जो भी करें वो, ठीक है, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता तो होना ही चाहिए क्योंकि भारत का नागरिक है। आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए किसी भी आरक्षण जो भी लिए जो लागू होता है उसी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है,
जो आरक्षण व्यवस्था लागू है उसके हिसाब से। संसद के सत्र, सत्रावसान और उनके विघटन की बात करी हुई है। संसद के सत्र आर्टिकल 85 में बताए हुए हैं। तो संसद के सत्र देखो, राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर क्या है जो बस सही समझे क्या करेगा, अधिवेशन के लिए आहूत करता है। संसद का अधिवेशन लगता है, संसद चलती है, सत्र लगती है, किंतु उसके सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना क्या हो सकता है, समय गुजर सकता है, मैक्सिमम कितने समय हो सकता है कि बैठक में समय लगता है। तो 6 महीने से ज्यादा 2 सत्रों के बीच में समय नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, समय समय पर सदनों में से किसी सदन को सत्रावसान कर देगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। ये राष्ट्रपति की क्या है, ये शक्तियां हैं जो हम देख चुके थे, सत्रावसान करना, सत्र आहूत करना, ठीक है, और विघटन करना, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। 85 में ही ये अधिकार बताए हुए थे। 86 में सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया है कि जब भी चालू होती है संसद, पहली बैठक जब होती है तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण देते हैं। हर साल पहली जब भी, प्रत्येक वर्ष पहली जब भी संसद की बैठक होती तो उसमें भी अभिभाषण देते हैं, ठीक है। ये लिखा है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों में क्या कर सकते हैं, अभिभाषण कर सकेंगे, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करी जाएगी। संसद में उस समय लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकते हैं और शीघ्रता से उस वस्तु पर विचार करेगा सदन। ये राष्ट्रपति की शक्ति है। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, किस हिसाब से होता है विशेष अभिभाषण, लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, हमने बात करी पहली जैसी निर्वाचन के बाद, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में ये अपने विशेष अभिभाषण बताएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं, विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है। 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार बताए हुए हैं, ठीक है, सदन में क्या क्या इनके अधिकार होंगे, ठीक है। हाँ, प्रत्येक मंत्री, भारत के महान्यायवादी, उनको ये अधिकार होगा कि वो सदनों की संयुक्त बैठक में, संसद की किसी भी समिति में उसका जिसमें सदस्य हो उस सब में बोल सकता है, उसके अलावा भी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, और अनुच्छेद के आधार पर वह, ऐसा नहीं है कि मत देने का अधिकार उसको नहीं है, वो तो हमने डिस्कस किया ही था, है ना। चलिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति पे हमने डिस्कस कर ही लिया है, 89 में ये बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा उपसभापति का पद रिक्त होते हैं, पद त्याग होते हैं, पद से हटाया जाना कैसे क्या होता है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, उनको त्याग पत्र दे सकते हैं। सभापति के पद के कर्तव्य वगैरह भी हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सभापति या उपसभापति के हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो पीठासीन वो नहीं होगा, ये बताया है कि वो अधिकारी नहीं रहेगा अगर उनको हटाने की बात चल रही तो, ठीक है। ये वही चीज है। लोकसभा का अध्यक्ष 93 में बताए हैं, और उपाध्यक्ष के बारे में भी बात करी हुई है, स्पीकर और उप स्पीकर। तो लोकसभा अत्याशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी जब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, और ठीक है, तो यार हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इसमें तो ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। अध्यक्ष और पद त्याग, पद से हटाया जाना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। एक दूसरे को अपना संबोधित करके क्या कर सकते हैं, ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है। हाँ वो सेम चीज है यहाँ पे लोकसभा के लिए भी, सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते इत्यादि, ठीक है। दूसरी अनुसूची में सारी चीजें बताई हुई हैं। संसद का सचिवालय 98 में बताया है कि संसद का सचिवालय है, ये IAS IPS लोग जो हैं, बड़े बड़े IAS लोग, ये सचिवालय वाले लोग हैं जो सारे के सारे काम देखते हैं। मंत्री इत्यादि लोग जो होते हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना, मैक्सिमम। अब तो खैर पढ़े लिखे होने लगे, पहले नहीं होता था। तो भैया उनकी सहायता इत्यादि के लिए सचिवालय बनाया गया है, और वहां पे पूरा का पूरा काम उनसे विभाग से संबंधित होता है। संसद के प्रत्येक सदन का पृथक पृथक सचिवालय होता है ना, और कर्मचारी वृंद होता है, अलग अलग सदन के लिए अलग अलग होता है। और संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निवारित करती है।
संसद विधि के द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्तियों का, व्यक्तियों की सेवा शर्तों का, इनका क्या कर सकती है, समय समय के साथ नियमन कर सकती है, कानून बना सकती है इनसे संबंधित, ठीक है, भर्ती इत्यादि निकाल सकती है। जब संसद में इससे संबंधित उपबंध नहीं करती तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श करने के बाद लोकसभा या राज्यसभा के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति या व्यक्तियों की सेवा शर्तों इत्यादि पे कानून बना सकते हैं, ठीक है। सदस्यों द्वारा शपथ प्रतिज्ञान, वो ठीक है, ये जितने भी सदन के सदस्य हैं वो सब अपनी क्या करते हैं, शपथ इत्यादि लेते हैं। गढ़पूर्ति पढ़ लो, ये गढ़पूर्ति बहुत जरूरी है। अच्छा चलो अभी काम कर लेते हैं, दो चार चीजें हम डायरेक्टली ही देख लेते हैं। संसद की सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्य प्रणाली। संसद की कार्य प्रणाली, ठीक है। संसद काम कैसे करती है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनकी हम बात करें तो सबसे पहले चीजें याद रखो। संसद के सत्र, हमेशा संसद नहीं बैठती है, संसद के सत्र, सेशंस बोलते हैं। साल में 3 सेशन होते हैं संसद के, याद रखिएगा। शुरुआत से अगर हम बात करें तो फरवरी से, है ना, साल की शुरुआत जनवरी से होती, जनवरी छोड़ दें, सर्दी ज़्यादा है, फरवरी से। तो फरवरी में क्या होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, इससे शुरुआत होती है। आम भाषा में आपको पता होगा, ग्रीष्मकालीन तो नहीं लेकिन बजट नाम जरूर सुना होगा, तो बजट सत्र इसको कहा जाता है ना। ये फरवरी से लेके स्टार्ट होता है 1 फरवरी को, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीनों का इनका क्या है, कार्यकाल होता है। इसमें पूरे साल में क्या क्या खर्चे आने हैं सब कुछ होता है, वो बनाया जाता है। और सबसे बड़ा सत्र ये ग्रीष्मकालीन सत्र कहलाता है संसद का। दूसरा सत्र जो होता है, अब भी 1 आध महीने की छुट्टी संसद ले लेगी, जून की छुट्टी ले लेगी, जुलाई से तो बारिश चालू हो जाती है, तो मानसून आ जाता है। इसको क्या बोला है, मानसून सत्र। मानसून सत्र दूसरा सत्र है संसद का, और ये जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। सितंबर तक ये चलता है, 3 महीनों का। इसमें पॉलिसीज मेकिंग का काम किया जाता है सारी की सारी। और फिर 1 महीने की छुट्टी होगी, अक्टूबर नवंबर में सर्दी चालू हो जाती है, तो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन या विंटर सेशन इसको कहा जाता है, शीतकालीन सत्र। ये आपका चलेगा नवंबर, ठीक है, और दिसंबर, 2 महीने का। ये सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, सबसे बड़ा बजट और सबसे छोटा विंटर, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो संसद इसी समय पे आती है और अपने संसद में बैठ के कार्य करती है। अब कैसे क्या काम होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे बात बताई हुई है। इसके अलावा जो समय छुट्टी उट्टी वाला है उसमें काम करेंगे ये अपने विधानसभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा क्षेत्रों का और समस्याएं परेशानी उस पर भी तो कार्य करना है, देख दाख करना है। तो ये आपके संसद के सत्र हैं। और हमने अभी देखा था कुछ समय पहले कि संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब संसद की कार्य प्रणाली इसी समय चलती है, इसी समय चलती है। तो कैसे क्या काम होता है, मान लेते हैं, चलो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, चल ही रहा है संसद, है ना, नवंबर दिसंबर होता है, तो दिसंबर में चल रहा है शीतकालीन सत्र। अब कैसे क्या काम होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसके लिए स्कूल कॉलेज और ऑफिस जैसा टाइम है ना, वैसे ही संसद के लिए भी ऑफिस वाला ही टाइम है। इनकी समय सीमा जो होती है, समय संसद का जो है वो सुबह 11 बजे से, कब से, सुबह 11 बजे से चालू हो जाता है, और ये समय जो है 6 बजे तक शाम को चलता है, यानी कि 11 AM to 6 PM, ठीक है। ये समय इनका निर्धारित है। अब क्या होगा, इस समय को 2 भागों में बांटते हैं, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज ऑफिस का रहता है, एक लंच के पहले एक लंच के बाद, जी हाँ। तो
11 बजे से लेके 11 AM टू 1 PM, 11 AM टू 1 PM ये इनका फर्स्ट हाफ होता है, प्रथम पारी, ठीक है। और फिर 1 से 2 PM इनका क्या होता है, लंच होता है। फिर 2 से 2 PM टू 6 PM आपका काम होता है, यहां पे सेकेंड हाफ कहलाता है, ठीक है, सेकेंड हाफ कहलाता है। अब भैया 11 से 12 वाला भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है, 11 से 1 वाला, 11 AM से 12 AM ये आपका क्वेश्चन आवर कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। 12 AM से 1 PM तक आपका 0 आवर कहलाता है, शून्यकाल। ये शून्यकाल भारत की इजाद है, भारत ने इसको बनाया है। और इसके बाद पॉलिसी मेकिंग का काम यहां पे होता है, पॉलिसी मेकिंग, डिस्कशन, वोटिंग, सारे के सारे काम यहीं पे हो रहे हैं लंच के बाद, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी ये अब समझ लो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि 2 से 6 बजे तक ही, अगर काम 1 घंटे में हो गया तो 3 बजे छुट्टी, ठीक है, नहीं हुआ तो रात के 2 भी बज जाते हैं, करते हैं काम, ठीक है। सो ये इनकी स्वाभाविक स्ट्रक्चर है, समय सारणी है जिसपे काम होता है। सबसे पहले 2-4 चीजों पे हम डिस्कस करेंगे कि अब हमने देखा कि राज्यसभा के मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 लोग हैं, है ना। लोकसभा के मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है, 550 था, लेकिन वो उतनी भरी नहीं हुई है, 543 लोग अभी फिलहाल हैं, है ना। तो ये इतनी सदस्य संख्या, कितने लोग मिनिमम आने चाहिए कि सदन की कार्यवाही शुरू की जाए, उसको बोला जाता है गणपूर्ति या कोरम। क्या बोला जाता है, गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। सो मिनिमम जितना भी सदस्य संख्या है उसका कितना भैया, 10% लोग आने चाहिए, तभी गणपूर्ति होगी और तभी कोई व्यक्ति आके मतलब हेड आके कार्यवाही चालू करेंगे। अगर 10% लोग नहीं आए तो क्या होगा, सदन की कार्यवाही चालू नहीं की जाएगी। ये गणपूर्ति कहलाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम जो भी सदन है, चाहे उच्च सदन है या निम्न सदन, जिस भी सदन की जो भी सदस्य संख्या है टोटल, उसका 10% लोग तो आए एटलीस्ट, तभी कार्यवाही चालू होगी, नहीं तो नहीं की जाएगी, ठीक है। ये कोरम कहलाता है। अब भैया प्रश्नकाल है, तो प्रश्न में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र जो चल रहा है, इसमें सदन में, दोनों सदनों में बहुत क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो प्राइवेट लोग या बाकी के लोग क्या करते हैं, सदस्यों से या मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं कि महोदय क्या किया आपने, बताइए, ये आपके डिपार्टमेंट का काम था, इसके आंसर दीजिए। तो ये सदस्य क्वेश्चन पूछते हैं। उसी क्वेश्चन को पूछने का समय ये है, सुबह 11 से 12 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्नकाल। कई बार थोड़ा सा समय इसको बढ़ा दिया जाता है, ये शून्यकाल इसीलिए रखा है, ठीक है। तो नई इजाद है, अपन डिस्कस करें। प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न जो है संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संसद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके कौन से, स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड मतलब तारांकित प्रश्न, ठीक है, तारांकित प्रश्न। इसमें एस्ट्रिक लगा होता है, ये स्टार लगा होता है ना। इसमें क्या होता है कि जवाब आपको लिखित देना होता है। जवाब जो मंत्री से पूछा गया है वो लिखित देगा, लिखित में लिख के जवाब देगा। और इससे पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। क्यों नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि लिखित में जवाब दिया है, अब वो फिर से लिखित में तुरंत तो हम लिख के दे नहीं सकते, तो इसलिए पूरक क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, है ना, अनस्टार्ड क्वेश्चन इनको बोलते हैं। इसमें स्टार नहीं लगा होता है, ये भी हम मौखिक आंसर दिए जाते हैं, ठीक है, और इसके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस, अल्पावधि प्रश्न, है ना। शॉर्ट नोटिस इसको कहा जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि ये महत्वपूर्ण विषय, कई बार जैसे अब अभी अचानक से चाइना ने हमला कर दिया, अब चाइना ने हमला कर दिया तो हमें जरूरत है कि चाइना की वो स्थिति समझनी पड़ेगी कि क्या कैसी लड़ाई झगड़ा हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जो तुरंत अति महत्वपूर्ण विषय के होते हैं उनको पूछा जा सकता है, जिसके लिए समय कम है। सो शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब भी क्या होते हैं, अब चूंकि शॉर्ट नोटिस वाले हैं तो मौखिक जवाब देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सारे प्रश्नों के जो सारी चीजें चर्चाएं होती हैं, ये आप देख रहे हैं इसी प्रश्नकाल में होती हैं, ठीक है।
इसके बाद फिर शून्यकाल है, ये भारत की इजाद कराई गई है, भारत ने इसको क्या है बनाया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि अब चर्चा इतनी विस्तृत चल रही है कि इसको कम कर दिया जाता है, प्रश्नकाल पे क्वेश्चन के जवाब देने में समय लग गया तो इस शून्यकाल को कम कर दिया जाता है, इसी में चर्चा हो जाती है। आधे घंटे की एक्स्ट्रा चर्चा हो गई, 2.5 घंटे की एक्स्ट्रा चर्चा हो गई, वो सारी चीज़ें अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है, उनने अनुमति दे दी है तो करेंगे, नहीं करना है तो दूसरा काम चालू करेंगे। फिर पॉलिसी मेकिंग का काम आपका कहाँ होगा, लंच के बाद हो जाता है और यहाँ पे पॉलिसीज चलने लग जाती हैं, सारे के सारी कानून व्यवस्थाएं चलती हैं, ठीक है ना भाई। क्या कानून बनाना है, किस पे चर्चा करनी है, क्या वोटिंग होनी है, कैसा, सारी चीज वॉकआउट वॉकआउट ये सब इधर ही होता है, ठीक है। तो वोटिंग वाला काम भी यहाँ होता है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रही चीजें, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करना है अपने को, है ना। चलो वापस आ जाए, तो यहाँ पे गणपूर्ति की हमने बात कर ली आर्टिकल 100 में। स्थानों का रिक्त होना मान लो कम है, कई बार कोई एक्सपायर हो गया या किसी ने छोड़ दिया या कुछ, तो वो जो सदन में संख्या बच जाती है, किसकी संख्या बच जाती है, सीटों पे खाली है तो उस पर चुनाव हो सकते हैं, ठीक है। संसद उपबंध कर देता है कैसा क्या उसमें सदस्य चुनना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अलग से चुनाव हो जाते हैं। यहाँ पे सदस्यता की निर्भरताएं, आपको हटाए जाने की क्या क्या सदस्यताएं हैं, ठीक है। तो भैया किसी ने क्या किया हो, भारत की सरकार या किसी राज्य की सरकार के अलावा क्या है छोड़ दिया हो और कोई और पद धारण कर लिया हो, तो विधि द्वारा संसद उसको क्या कर सकती है, लाभ का पद अगर वो धारण करता है तो हटाया जा सकता है। विकृत चित्त है, सक्षम, न्यायालय ने ऐसी घोषणा कर दी है, दिवालिया है, पागल है, दिवालिया है, वही सारी चीजें हैं, ये इनको हटाए जाने की जो हमने बात कर ली थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, योग्यताओं में निर्भरताओं में। भारत का अगर नागरिक नहीं है तो नहीं देंगे भैया, ठीक है। हाँ और ठीक है। सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये पूरा का पूरा प्रश्न अगर उठता है कि इनको क्या किया जाए तो संबंधित अधिकारी पे होगा जो उस सदन का है। मान लो कोई लोकसभा के सदस्य की ऐसी निर्भरता की बात आई तो पूरा का पूरा होल सोल डिसीजन किसका होगा, उसके अध्यक्ष का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अच्छा, ये तो अपन ने इस पर बात ही कर ली, ठीक है। 105 पे विशेषाधिकार बताए हुए हैं संसद के। संसद के विशेषाधिकार ऐसे हैं कि भैया संसद में कोई भी व्यक्ति संसद के जितने भी सदस्य हैं उन्हें अगर कोई आपराधिक मामला है तो 40 दिन पहले उनको नोटिस देना होता है, कोई डायरेक्ट उठा के ले नहीं जा सकता। अगर सदन की कार्यवाही चल रही है तो कोई पुलिस वाला कोई कानून आनल वाला काम नहीं होगा, सबसे पहला काम भारत का कानून है, उसके बाद कोई कानून है, ठीक है। सो वो व्यवस्थाएं होती हैं, उनको विशेषाधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती उस समय श्रेणी में, ये बहुत सारे इनको सुरक्षा दी हुई है। सदस्यों के वेतन भत्ते तो है ही सारे के सारे, कहाँ बताए हुए हैं, दूसरी अनुसूची में बताए हुए हैं, वेतन भत्ते इत्यादि, ठीक है, जो संसद निर्धारित करे समय समय पे वो भी बता दिया है, ठीक है। विधेयक पुनर्विस्तार, ठीक है, धन विधेयक वगैरह हमें डिस्कस करना है, ठीक। धन विधेयक और वित्त विधेयक इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, ये संयुक्त बैठक पे हमने बात करी ली थी राष्ट्रपति की शक्ति में, ठीक है। हाँ धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मनी बिल इसको कहा जाता है, मनी बिल। अब एक काम करते हैं, फिर से मैं वापस 2-4 चीजों पे डिस्कस कर लेता हूं। देखो ये सारे के सारे काम संसद के ही हैं, संसद ही क्या करती है, कानून बनाती है। तो विधेयक होते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। विधेयक में धन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित होता है, याद रखना, और राष्ट्रपति की यहाँ पे पहले ही अनुमति ले ली जाती है। और धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में उसकी प्रक्रिया बताई है कि कैसे क्या होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, 110 में है, कहाँ से पारित होता है। राज्यसभा की बिल्कुल नहीं चलती, राष्ट्रपति की पहले ही अनुमति मिल जाती है, लोकसभा ही सर्वे सर्वा है धन विधेयक से संबंधित। दूसरा है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को
बजट कहा जाता है आम भाषा में आजकल, लेकिन ये शब्द संविधान में कहीं है नहीं। अनुच्छेद 112 में ये बजट का प्रावधान बताया है, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा धन विधेयक के बाद वित्त विधेयक होते हैं, फाइनेंशियल वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है 114 में बताया हुआ है, 117 में बताया हुआ है, अलग अलग टाइप के होते हैं। इसके अलावा अनुदान होते हैं बहुत सारे, अनुदान कि जब भी बजट बना लेते हैं अपन तो होता यह है कि बजट पास होने में तो समय लगता है। हमने कहा कि बजट सेशन 4 महीने चलता है, अब 4 महीने तक हमारे पास सरकार को खर्चा के लिए तो पैसा हो, तो अनुदान वगैरह यहाँ से सीधे मिल जाते हैं। वो अप्रोप्रिएशन बिल वगैरह 115 में बताया हुआ है आर्टिकल। ये सीधे सीधे से क्वेश्चन विधेयकों से संबंधित पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अपन इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा सारा कारोबार और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इनके अलग अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो में सारे विधेयकों को ले लेंगे, कैसे क्या बनते हैं सारी चीज़ें। ये बेसिक सी चीज़ें हो गई और इसके साथ ही क्या करेंगे अपन, संसद वाला प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अभी संसदीय समितियाँ बची हैं बहुत सारी, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये बिल वगैरह एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो ना समझ में आया हो तो ज़रूर एक बार क्या करिए, कमेंट कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों पे शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।